हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो बिहार जीविका भर्ती सीरीज में आपका स्वागत है, जिसके तहत हम लोग एरिया और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का सब्जेक्ट नॉलेज का थ्योरी पार्ट कवर कर रहे हैं। तो देखिए, मेरी कोशिश यही है जितना जल्द से जल्द हो सके इनका सब्जेक्ट नॉलेज मैं कवर कर दूं। तो कल के डेट में इसका पहला चैप्टर हमने अपलोड किया था, जो कि इंडियन रूरल डेवलपमेंट के बारे में था, और आज हम लोग देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो ये देखिए, एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का सिलेबस जो है लगभग सेम ही है। इसमें पहला चैप्टर हमने कल के डेट में कंप्लीट कर लिया, और आज से स्टार्ट होगा की गवर्नमेंट स्कीम फॉर पॉवर्टी एलिविएशन एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स इसके तहत है। पहला हम लोग एमजी नरेगा के बारे में ऑलरेडी इसके वीडियो कवर कर चुके हैं, वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज जो बचे हुए हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, पीएम किसान, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे DNRLM यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसका नाम आजीविका भी है, पहले था आजीविका, लेकिन अभी इसको DNRLM बोला जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम लोग। इसे जून 2011 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा शुरू किया गया था। जून 2011 में NRLM को, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके आगे दीनदयाल अंत्योदय योजना कब बना वो हम लोग जानते हैं। इसका प्रारंभिक नाम आजीविका, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन था, लेकिन 2015 में, यहाँ देखिए डेट, कई सारे लोग कंफ्यूज करते हैं कि 2015 में लॉन्च हुआ था कि 2016 में। 2015 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी DNRLM कर दिया गया था, ताकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की सोच यानी कि सबसे गरीब का उत्थान को सम्मान मिल सके। तो देखिए, 2015 में इसका नामकरण हुआ था DNRLM, लेकिन ऑफिशियली लॉन्च जो हुआ था वह 2016 में। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं करिएगा, मोस्टली जगह पे आपको 2015 ही मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं इससे जुड़ी हुई पूर्ववर्ती योजनाएं। तो देखिए, DNRLM तो 2015 में आई, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारी स्कीम्स थी जो इसी का पार्ट था। फाइनली उसी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करते करते फाइनली DNRLM बनी। तो सबसे पहले कौन सी प्रोग्राम आई थी? IRDP 1978 में, यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1978 में। फिर उसके बाद उसमें चेंजेस किया गया और 1999 में आया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। उसके बाद इसका नाम चेंज करके NRLM कर दिया गया 2011 में, और फाइनली 2015 में इसको DNRLM कर दिया गया। तो चलिए देखते हैं DNRLM का क्या उद्देश्य है। सबसे पहला इसका उद्देश्य है गरीबी को घटाना, स्वरोजगार और कौशल आधारित मजदूरी के माध्यम से, मजदूरी रोजगार के माध्यम से। मतलब इसमें गरीबी घटाना है, उनके हाथ में कुछ नहीं दे देना है, बल्कि स्वरोजगार और कौशल आधारित मजदूरी रोजगार के माध्यम से। दूसरा क्या है? ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना, बैंक लिंकेज, माइक्रो फाइनेंस और ऋण सहयोग प्रदान करना। बैंक लिंकेज मतलब उनको बैंक से जोड़ देना, उनका सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना, उसके बाद बैंक में इतना सक्षम उनको बना देना कि बैंक से उनको लोन मिल सके। क्योंकि पहले गरीब महिलाएं या फिर कोई भी गरीब व्यक्ति है, उनको बैंक से लोन मिलना तो बहुत दूर की बात, उनका अकाउंट भी खुल पाना बहुत मुश्किल था। कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देना, देखिए यह भी उसका उद्देश्य है NRLM का, DNRLM का। तो स्किल भी डेवलप किया जाता है और एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा दिया जाता है इसमें। सबसे लास्ट में क्या उद्देश्य है? बाजार और आजीविका के अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करना। देखिए, अगर हम लोग किसी किसान को डेवलप कर रहे हैं, उनको स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं कि कैसे अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, तब उनकी जब उत्पादकता बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो उनका आउटपुट भी बढ़ेगा। उस आउटपुट को बेचने के लिए बाजार भी हम लोग ही उपलब्ध कराएंगे और आजीविका के अवसर तक भी पहुंच सुनिश्चित कराएंगे। इन लोगों को टारगेट किया जाता है ग्रामीण गरीब परिवार, विशेष रूप से महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक, भूमिहीन, लघु एवं सीमांत किसान। तो ये हो गए टारगेट ग्रुप्स। उसके बाद इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो स्वयं सहायता समूह का गठन व सुदृढ़ीकरण के लिए, यानी कि उनको स्ट्रेंथेन करने के लिए, SSG को। दूसरा, प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाता है और उनका स्किल भी डेवलप किया जाता है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स इसके तहत होते हैं और उनका कन्वर्जेंस होता है। संस्थागत ऋण तक पहुंच, संस्थागत ऋण तक पहुंच मतलब कि इंस्टीट्यूट से लोन दिलवाना, चाहे बैंकिंग इंस्टीट्यूट हो गए, चाहे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट हो गए, उससे लोन प्रोवाइड करवाना। पहले वो लोग क्या थे? मनी लेंडर्स पे यानी साहूकार पे डिपेंडेंट थे। तो साहूकार किस तरीके से उनका शोषण करता है, इंटरेस्ट रेट वो मंथली वाइज लेता है, जो लोगों को समझ में नहीं आता। लास्ट में ग्रामीण उद्यम व सूक्ष्म उद्यमों का प्रोत्साहन। तो देखिए, फंड्स जब प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो ग्रामीण उद्योग जो पहले बहुत ही गंदे स्थिति में थी, मतलब वो डेवलप नहीं कर रही थी, जैसे तैसे चल रही थी फंड्स के कारण,
उनको फंड्स मिल रहा है, प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रहा है, तो उसका इम्प्रूवमेंट तो होगा ही, उनको प्रोत्साहन मिलेगा ही। और सामुदायिक वित्तीय संस्थानों का निर्माण। सामुदायिक वित्तीय संस्थान कहने का मतलब कम्युनिटी बेस्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे एसएचजी में जो महिलाएं हैं जुड़ती हैं, शुरू में तो वो अपने सेविंग्स से ही लोगों को, आपस के जो मेंबर्स हैं उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, तो एक दूसरे का म्यूचुअल हेल्प हो रहा है। यही सब चीज हुआ सामुदायिक वित्तीय संस्थानों का निर्माण। तो ये हमने देखा दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में। अब अगला कौन सा सेंट्रल सेक्टर स्कीम है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। देखिए ये हमेशा आगे जब वर्ड लिखा होगा जी, इसका मतलब ग्रामीण होता है, ये ऐसे लिखा होगा PMAY, उसके बाद जी यानी ग्रामीण, अगर यू लिखा हुआ है तो अर्बन। ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों के मिनिस्ट्रीज अलग हैं। ये रूरल डेवलपमेंट देखती है और ये अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स देखते हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, लॉन्च कब किया गया था? 1 अप्रैल 2016 को मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब 2016 में लॉन्च हुई है प्रधानमंत्री आवास योजना, तो इससे पहले भी बहुत सारी योजनाएं होंगी जो लोगों को आवास प्रदान करने के लिए बनी हुई है। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले थी आपका इंदिरा आवास योजना। तो इंदिरा आवास योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1985 में। ये उस समय रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम का हिस्सा था, लेकिन 1996 में यह स्वतंत्र योजना बनी। इंदिरा आवास योजना मंत्रालय, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आता है। उद्देश्य क्या है इसका? तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL परिवारों को मुफ्त घर उपलब्ध कराना, विशेषकर SC ST, मुफ्त बंधुआ मजदूर और अन्य गरीब परिवारों को। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंदिरा आवास योजना के बारे में। इसमें कुछ कमजोरियां थी। क्या कमजोरियां थी? तो लाभार्थियों का चयन कई बार राजनीति से प्रभावित होता था। मतलब इसमें जो बेनिफिशियरीज थे उनका कोई डेटा से नहीं उठाया जाता, बल्कि पॉलिटिशियन जो थे, पॉलिटिकल पार्टीज, उनके कारण वह इन्फ्लुएंस था, उनसे प्रभावित होता था। घरों की गुणवत्ता भी खराब थी, पारदर्शिता और निगरानी की कमी। देखिए जब इनिशियल लेवल पे ही करप्शन है कि उसमें कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है उस जिसके कारण लाभार्थियों को उठाया जा रहा है, तब जाहिर सा बात है आगे पारदर्शिता और निगरानी की कमी रहेगी ही। आयोग लोगों को भी लाभ मिलता था, जिनके पास ऑलरेडी घर हैं, जिनको जरूरत नहीं है उनको भी घर मिल पा रहा है, उनको भी लाभ मिल जा रहा था इस स्कीम के तहत। क्यों बदली गई? तो भ्रष्टाचार रोकने के लिए, पारदर्शिता लाने और घरों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने के लिए। यहाँ जो हमने सेकंड पॉइंट देखा, घरों की गुणवत्ता खराब थी। तो घर जो बन रहे थे उसमें कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया जाता था, बस नॉर्मल एक घर बनवा के दे दिया जा रहा। लेकिन अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो होता है कि मतलब इतना स्क्वायर फीट का आपका घर होना ही चाहिए, वो सरकार बनवा के देगी, और पक्का मकान, उसमें सारी सुविधाएं होंगी, किचन का स्पेस रहेगा, प्रॉपर वो मैप के थ्रू बनाया जाता है, मतलब इंजीनियरिंग मैप के थ्रू। और उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन भी किया जाता है, यानी विद्युतीकरण, जल का सप्लाई वो प्रॉपर एकदम अश्योर किया जाता है। अब चलिए अगला स्कीम देखते हैं, भारत निर्माण प्रोग्राम, जो कि आया था 2005-06 में। तो इसमें ग्रामीण आवास इसके 6 प्रमुख घटकों में से एक थे। भारत निर्माण प्रोग्राम में लगभग 6 घटक थे, जिसमें से एक ग्रामीण आवास भी था। स्पेशली ये हाउसिंग के लिए नहीं बना हुआ था। इसका लक्ष्य क्या था? तो 2009 तक ग्रामीण गरीबों के लिए 60 लाख घर बनवाना। चूंकि ये स्कीम में ग्रामीण आवास प्रदान करना इसके 6 घटक में से एक था, तो इसके लिए क्रियान्वयन कौन करती थी? इंदिरा आवास योजना। ये डायरेक्टली खुद उसको नहीं करता था। जैसे अभी के टाइम में प्रधानमंत्री आवास योजना वो रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ आवास प्रदान करने के लिए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो। लेकिन भारत निर्माण प्रोग्राम में एक घटक था ग्रामीण आवास देना, जिसको क्रियान्वयन कर रही थी इंदिरा आवास योजना। अब चलिए अगला आई राजीव आवास योजना, जो कि 2011 में आई थी। तो इसका लक्ष्य क्या था? 2022 तक भारत को स्लम फ्री बनाना। स्लम यानी झुग्गी झोपड़ी। फोकस क्या था? पहले फोकस किया गया था शहरी गरीबों के लिए आवास और मूलभूत ढांचा देना, जिससे ग्रामीण आवास सुधार की सोच भी प्रभावित हुई। हालांकि ये योजना जो है शहरी गरीबों के लिए थी, पहले ये स्टार्ट की गई थी शहरी गरीबों के लिए, परंतु सभी के लिए आवास, इसका टैगलाइन था हाउसिंग फॉर ऑल, की सोच को ग्रामीण क्षेत्रों तक ले गई। तो ये टारगेट किया गया था पहले शहरी क्षेत्रों के, वहां उसको स्लम फ्री बनाना था, मतलब झुग्गी झोपड़ी हटाना था और लोगों को पक्के मकान देना था। लेकिन धीरे धीरे ये जो टैगलाइन है आपका हाउसिंग फॉर ऑल, सभी के लिए आवास, उसके तहत वह ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंच गई थी। मुख्य हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र को डेवलप करना नहीं था, वहां आवास देना नहीं था। कुछ और स्कीम्स थे जो कि इनडायरेक्ट थे, जैसे समग्र आवास योजना जो कि 2001 में आई थी, और गरीबी हटाओ हाउसिंग स्कीम जो कि 1970 में आई थी। तो ये 5 ईयर प्लान का हिस्सा था। समग्र आवास योजना आवास को स्वच्छता, जलापूर्ति और विद्युतीकरण से जोड़ने का प्रयास। गरीबी हटाओ आवास योजना जो कि 1970 के दशक में आई थी, गरीब परिवारों को आश्रय देने के लिए प्रारंभिक प्रयास यही किया गया था, गरीबी हटाओ हाउसिंग स्कीम्स। तो अब हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का टारगेट ग्रुप यानी लक्षित समूह।
तो ग्रामीण परिवार जो कच्चे या फिर जर्जर घरों में रहते हैं, ऐसे परिवार जिनके पास पक्का घर नहीं है और वे SC ST अल्पसंख्यक भूमिहीन मजदूर और BPL परिवार से हैं। ये डेटा कहाँ से लेती है लाभार्थियों का? तो प्राथमिकता सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना जो हुई थी यानी SECC 2011, इंग्लिश में इसे बोलते हैं सोशल इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस, उसके आधार पर दी जाती है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लाभार्थियों का डेटा चयन किया जाता है वह SECC के द्वारा है। इसको एकदम आप लोग ध्यान रखिएगा, SECC 2011 के द्वारा, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो सभी पात्र ग्रामीण परिवारों को मूलभूत सुविधाएं सहित पक्का घर 2024 तक उपलब्ध कराना। हर घर का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर रखा गया है, जिसमें साफ सुथरा रसोई घर, कुकिंग स्पेस भी शामिल है। देखिए, रसोई घर मतलब वो मॉड्यूलर किचन नहीं, बल्कि कुकिंग स्पेस उसमें शामिल है। तो ये हर फैक्टर को इंक्लूड कर रही है, एक सर्टेन प्रोटोकॉल को फॉलो कर रही है, और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना जिससे सम्मान और सुरक्षा हो, यह इसका उद्देश्य है। अब आइए देखते हैं इसको लागू कहाँ किया जाता है, कैसे लागू किया जाता है। तो भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्र दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़ के यह अन्य योजनाओं से जुड़ी है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन शौचालय निर्माण, ये कन्वर्जेंस यहीं पे हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्होंने एक पक्का मकान बनवा के दिया, बाकी सुविधाएं के लिए अलग स्कीम्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे स्वच्छ भारत मिशन के साथ ये कोऑर्डिनेट करती हैं शौचालय बनवाने के लिए, सौभाग्य योजना के लिए बिजली यानी इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए वो कन्वर्जेंस करती है, MG नरेगा के लिए मजदूरी सहयोग। इसमें दो तरीके का होता है, कुछ लोग फंड ले लेते हैं और कुछ लोग मकान बनवाते हैं। तो MG नरेगा के तहत उन मजदूरों को ये नौकरी मिलती है, 100 दिन की रोजगार मिलती है, और उज्ज्वला योजना से LPG कनेक्शन मिलता है। तो उज्ज्वला योजना आप लोग जानते होंगे, उसमें जो LPG कनेक्शन होता है यानी कुकिंग गैस जो होता है वह सब्सिडाइज रेट पे मिलता है। देखिए इसका क्या उद्देश्य है, हम लोग एक बार इसका समरी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य है कि 2024 तक हर ग्रामीण परिवार के पास मूलभूत सुविधाएं वाला पक्का घर हो। इसने पूर्व की इंदिरा आवास योजना की जगह ली है। अब आइए अगला स्कीम देखते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी यानी इसको लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा। तो इसकी घोषणा किन्होंने की थी? उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा ये घोषणा की गई थी। किस अवसर पर इसकी घोषणा की गई थी? तो सुशासन दिवस के अवसर पर। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो अटल जी की जयंती यानी 25 दिसंबर को हर साल अटल जी की जयंती मनाई जाती है, और इसको लॉन्च किया गया था वर्ष 2000 में। तो किस मंत्रालय के अंतर्गत ये स्कीम आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, और इसमें राज्य सरकारों का भी महत्वपूर्ण भूमिका होता है, मतलब इसमें सहयोग देना होता है, क्योंकि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी फंड देना होता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़ी पूर्व योजनाएं। तो 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लागू होने से पहले भी ग्रामीण सड़कों के लिए कई योजना चलाई गई थी, लेकिन इन योजनाओं में समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, गुणवत्ता नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल और रख रखाव का अभाव था। ये सब चीज की कमियां थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए लाई गई थी। चलिए देखते हैं हम लोग कौन कौन सी इससे जुड़ी हुई पूर्ववर्ती योजनाएं थी जो ग्रामीण सड़क के लिए थी। तो सबसे पहले है आपका न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम यानी मिनिमम नेसेसिटीज प्रोग्राम, जो कि 1974 में आई थी। तो ये पंचवर्षीय योजना है यानी 5वीं योजना में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों को बुनियादी सुविधाएं जैसे पीने का पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़कें देना। ये सिर्फ सड़क के लिए नहीं था बल्कि बुनियादी सुविधाएं के लिए थी। न्यूनतम आवश्यक प्रोग्राम के तहत ग्रामीण सड़कों का भी इसमें हिस्सा था, लेकिन धन और क्रियान्वयन सीमित थे। ये सब स्कीम्स हो जाते थे, पीने का पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा हो जाते थे, लेकिन ग्रामीण सड़कों के लिए बहुत ही अपर्याप्त धन रहता था, इसीलिए इसका क्रियान्वयन जल्दी हो नहीं पाता था। उसके बाद फिर दूसरा है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। तो ये मैंने MG नरेगा में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। ये स्कीम किस लिए था? जो कि 1983 में आई थी। भूमि रहित ग्रामीण मजदूरों को रोजगार देना इसका मुख्य लक्ष्य था। तो रोजगार कैसे देंगे उन मजदूरों को? तो कुछ डेवलप करवा के, कुछ कंस्ट्रक्ट करवा के। इसमें ग्रामीण सड़कों का निर्माण भी शामिल था। सिर्फ ग्रामीण सड़क के निर्माण नहीं बल्कि इसमें भी शामिल था, मतलब ग्रामीण सड़क कभी कभार बनाया जाता था जिसके तहत इन लोगों को रोजगार मिलता था। फिर आई आपका जवाहर रोजगार योजना 1989 में। तो यह योजना रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को मिलाकर चलाई गई थी। जवाहर रोजगार योजना, यह भी मैंने MG नरेगा वाले स्कीम में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। इसमें रोजगार देने के साथ साथ ग्रामीण सड़कों का निर्माण भी प्रमुख कार्य था। देखिए इन दोनों स्कीम्स को मिला के जो स्कीम्स बना था वह था जवाहर रोजगार योजना। इसमें क्या था कि उन रोजगार देना है,
एक सर्टेन टाइम के लिए, लेकिन वह रोजगार किस क्षेत्र में देंगे, तो कुछ कंस्ट्रक्ट करवा के। तो उसमें जब ग्रामीण सड़कों का निर्माण होता था, हालांकि उस समय बहुत ही कम ग्रामीण सड़कें बनी थी, जो भी निर्माण होता था उसके तहत इन लोगों को मिलता था। स्पेसिफिकली अगर बोला जाए ग्रामीण सड़क के लिए तो उस समय कोई स्कीम नहीं था। फिर आई आपका रोजगार आश्वासन योजना यानी कि एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम, जो कि 1993 में आई थी। तो इसका लक्ष्य ग्रामीण गरीबों को अकुशल श्रम आधारित काम उपलब्ध कराना था, लेकिन ग्रामीण सड़क बनाना यह इसका मुख्य लक्ष्य नहीं था। इसमें ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर दिया गया था, विशेषकर सड़कों पर। देखिए, इसमें जोर दिया गया था सड़कों पर, लेकिन ये इसका मुख्य उद्देश्य नहीं था। मुख्य उद्देश्य था इनको अकुशल श्रम आधारित काम उपलब्ध कराना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लक्षित समूह यानी कि किन ग्रुप्स को ये टारगेट करती है। तो अनकनेक्टेड हैबिटेशंस यानी असंपर्कित बस्तियां, तो वे गांव या बस्तियां जिनमें सभी मौसमों में चलने योग्य सड़क नहीं रहती है, वैसे जगह को टारगेट करती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्राथमिकता किनको दिया जाता है, मतलब किस जगह को दिया जाता है, तो ऐसी गांव जिसकी जनसंख्या 1000 से ज्यादा है, वह 2003 तक इसको सबसे पहले कवर करना है, वहां तक सड़क बनाना है। फिर ऐसे गांव जिनमें 500 से ज़्यादा लोग रहते हैं, वो 2007 तक डेवलप करवाना है। और फिर ऐसे गांव जिसमें 250 से ज़्यादा जनसंख्या है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो गया, आदिवासी रेगिस्तानी क्षेत्र, इसको 2009 तक डेवलप करना है। जहां बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है उसको सबसे पहले डेवलप करना है, मतलब वहां पे सबसे पहले सड़क बनाना है, ग्रामीण सड़क, उसके बाद धीरे धीरे करके ऐसे। उद्देश्य देखते हैं इसका। तो अनकनेक्टेड जो हैबिटेशन होता है, अनकनेक्टेड रूरल हैबिटेशन यानी असंपर्कित ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों में चलने योग्य सड़क से जोड़ना, बाजार, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र और रोजगार तक पहुंच बढ़ाकर सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच जो कमी है, खाई है, उसको कम करना है, यानी खाई मतलब गैप को कम करना, कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कनेक्टिविटी है वह बहुत ही खराब है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी खराब है, लेकिन अभी आप देखिए रोड्स कितने अच्छे बन गए हैं। शहर में भले ही आपको टूटे फूटे रोड मिलेंगे, लेकिन गाँव क्षेत्र में नहीं, क्योंकि ये जो ग्राम सड़क योजना के तहत है बहुत ही एग्रेसिवली काम हो रहा है। ग्रामीण बुनियादी ढांचा मजबूत करना जिससे गरीबी कम हो और समावेशी विकास हो। तो देखिए, ये जो वर्ड आ रहा है गरीबी कम होना ग्राम सड़क बनाने से, तो ये चीज कैसे जस्टिफाई होता है? आप लोग के दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा कि सड़क बनाने से गरीबी कैसे दूर हो जाएगी। तो सपोज करिए कि कोई एक गांव है जहां बहुत अच्छा उत्पादकता होता है, कोई फसल ले लीजिए जैसे गन्ना, वहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है, वहाँ गन्ना का क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, या फिर धान की ही क्वालिटी जो होती है बहुत अच्छी होती है। लेकिन जब उसका कनेक्टिविटी नजदीकी मार्केट या फिर शहर से नहीं है, तो इस प्रोडक्टिविटी को वो बेच कहाँ पाएंगे? सिर्फ ये खराब सड़क होने के कारण और कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण इनका प्रोडक्ट तो यहीं पे रह के खराब हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो रहा है, सड़क के कारण इनकी जो दिन बर दिन स्थिति है वह खराब होते जा रही है और वह गरीब होते जा रहे हैं। लेकिन जब सड़क बन जाएगा तो यही प्रोडक्टिविटी उनके अच्छे दामों पे और अच्छे मार्केट में बिक पाएगी, इससे उनकी गरीबी दूर होगी। इसको लागू कहाँ किया जाता है? तो देखिए, ग्रामीण संपर्कता मुख्य फोकस है, गांवों को सभी मौसम की सड़कें से जोड़ना। सभी मौसम की सड़कें से जोड़ना कहने का मतलब कि ऐसा बहुत सारा रोड होता है जो बारिश के समय वह खराब हो जाता है या फिर डूब जाता है। तो सड़कों का उन्नयन, बाद के चरणों में पहले से बनी सड़कों की गुणवत्ता सुधार पर भी ध्यान दिया जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि नए रोड्स बनाए जा रहे हैं, बल्कि पुराना रोड्स जो बना हुआ है उसका मेंटेनेंस भी इसमें देखा जाता है। विशेष फोकस क्षेत्र, तो आदिवासी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, पहाड़ी राज्य यानी हिमालय या फिर उत्तर पूर्व भारत और नक्सल प्रभावित जिले सबसे पहले फोकस किए जाते हैं इसमें। तो चलिए अब अगला स्कीम हम लोग देखते हैं, एनएसएपी यानी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 1995 भारत सरकार द्वारा, और यह कार्यक्रम राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि अनुच्छेद 41 में आता है उसकी भावना को पूरा करता है, जिसके अंतर्गत यह कहा गया है कि वृद्धावस्था, बीमारी, विकलांगता और बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता देने की बात कही गई है। तो ये जो स्कीम है इसीलिए लॉन्च किया गया था कि आर्टिकल 41 को यह जस्टिफाई कर पाए। मंत्रालय किस मंत्रालय के तहत आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इसका संचालन होता है। चलिए देखते हैं इससे जुड़ी हुई पूर्व योजना है। तो एनएसएपी से पहले सामाजिक सहायता, सामाजिक सहायता कहने का मतलब कि वृद्ध लोग या फिर बीमार लोग हैं, विकलांग या फिर बेरोजगार, उनको मुख्य रूप से राज्य स्तरीय वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं के माध्यम से दी जाती थी। तो सभी को नहीं मिलता था, बल्कि वृद्ध लोगों को ही मिलता था, जिनमें एक रूपता नहीं थी। हो सकता है कोई स्टेट कुछ ज्यादा दे रहा हो फंड पेंशन के तौर पे, या फिर कोई स्टेट कुछ कम दे रहा हो, तो एक रूपता नहीं थी। तो एनएसएपी ने क्या किया, एक राष्ट्रीय स्तर का समन्वित ढांचा तैयार किया,
एक कंबाइंड नेशनली कोऑर्डिनेटेड फ्रेमवर्क उन्होंने डिजाइन किया, जो कि सेंट्रल लेवल से ही ऑपरेट होती थी। इससे जुड़ी हुई कुछ संबंधित योजनाएं हैं, जैसे सबसे पहला है आपका नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, 1995 में आई थी। फिर दूसरा है नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, NFBS, 1995 में यह भी आई थी। तीसरा है नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम्स, यह भी 1995 में आई थी, जो कि बाद में जननी सुरक्षा योजना में शिफ्ट कर गई थी 2005 में। और उसके बाद विभिन्न राज्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, तो हर राज्य के अलग अलग अपना सामाजिक सुरक्षा योजनाएं आई हैं टाइम टू टाइम। इसमें टारगेट किनको किया जाता है, तो गरीबी रेखा से नीचे BPL जीवन यापन करने वाले परिवार को, और कमजोर वर्ग जैसे वृद्ध जो होते हैं, वृद्धजन 60 वर्ष से ऊपर, उन्हीं को वृद्धजन बोला जाता है। विधवाएं जिनका एज ग्रुप है 40 से लेकर 89 वर्ष तक। विकलांग लोग जिनकी डिसेबिलिटी है 80% से ज़्यादा, यानी कि 80% से ज़्यादा अगर विकलांग है तभी इस स्कीम के लिए पात्र हैं, और उनका एज ग्रुप है 18 से 79 ईयर्स। उसके बाद किनको टारगेट किया गया है, फैमिली लूजिंग देयर प्राइमरी ब्रेड विनर, यानी कि ऐसे परिवार जिनका मुख्य कमाने वाला के सदस्य का निधन हो गया है, तो उनको भी इस स्कीम के तहत टारगेट किया गया है। अब इस स्कीम का उद्देश्य क्या है, तो गरीबों को न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, वृद्धजन, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को पेंशन के माध्यम से सहारा देना, मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार को आर्थिक सहायता देना, कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन देने का प्रदान करना, और सबसे लास्ट में है वंचित परिवारों में गरीबी और असुरक्षा को कम करना। तो यह NSAP का उद्देश्य है। अब आइए देखते हैं NSAP के कुछ घटक हैं, जैसे कि वर्तमान में NSAP के 5 सब स्कीम्स हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स। ये BPL वृद्धजनों को पेंशन देती है। ऐसे वृद्धजन जो कि 60 वर्ष से ऊपर है, उन्हीं को सीनियर सिटीजन बोला जाता है। फिर दूसरा है इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम। तो ये ऐसी विधवाएं को, BPL विधवाएं को ये टारगेट करता है जिनका एज ग्रुप 40 to 79 ईयर्स है। फिर तीसरा है इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। देखिए, ये इसमें सिर्फ BPL फैमिलीज को नहीं कंसिडर किया जाता, बल्कि सभी डिसेबल्ड पर्सन जिनका एज ग्रुप है 18 से 89 वर्ष और 80% से ज्यादा डिसेबिलिटी है, तो वह इस स्कीम के तहत कवर होते हैं। फिर अगला है नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, यानी NFBS। तो ये राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जो है, मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु पर BPL परिवार को एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान करती है। एकमुश्त मतलब वो मंथली बेसिस पे ही देती है। उसके बाद है आपका अन्नपूर्णा स्कीम, जो कि वर्ष 2000 में आई थी। तो इसके तहत ऐसे वृद्धजनों को प्रति माह 10 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रहा हो। अगर वह वृद्धावस्था पेंशन में कवर्ड हैं, तब उनको अन्नपूर्णा स्कीम के तहत नहीं काउंट किया जाएगा। लेकिन कुछ कैटेगरीज होते हैं, जैसे BPL फैमिली से वो नहीं बिलोंग कर रहे हैं, तो उनको पेंशन योजना तो नहीं मिल रहा है। तो अन्नपूर्णा स्कीम के तहत उन्हें क्या मिल रहा है, 10 किलो मुफ्त अनाज प्रति महीना। इसका अनुप्रयोग क्षेत्र देखते हैं, एप्लीकेशन एरियाज। तो ग्रामीण और शहरी गरीबी उन्मूलन के लिए, खाद्य और आय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जो टारगेट ग्रुप है इनका, कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करना, और वृद्धजन, विधवाओं और विकलांगों को सहारा देना। NSAP का यह उद्देश्य है। अब आइए अगला स्कीम देखते हैं हम लोग, PM किसान योजना। तो PM किसान योजना का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 24 फरवरी 2019 गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। देखिए, क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, इसलिए इस चीज को आप लोग याद रख लीजिएगा। हालांकि ये 1 दिसंबर 2018 में ही लागू हो गया था। लागू कैसे हो गया, ये पॉइंट थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है कि 1 दिसंबर 2018 को ये लागू हो गया था और फिर इसके बाद इसकी लॉन्च की गई थी 2019 में। तो आगे हमें ये समझ में आएगा। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब इससे जुड़ी हुई पूर्ववर्ती योजनाएं हम लोग देख लेते हैं। तो PM किसान से पहले कुछ राज्यों ने किसान को नगद सहायता दिया था, यानी डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दिया था। ये सब स्कीम्स चलाए थे कुछ स्टेट्स ने। इन्हीं अनुभवों को ध्यान में रख के केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया। जैसे सबसे पहले रायतू बंधु स्कीम है, सबसे पहले नहीं बल्कि ये बहुत ही फेमस स्कीम है रायतू बंधु स्कीम, और कालिया स्कीम उड़ीसा का, जो कि 2018-19 में आई थी। तो रायतू बंधु स्कीम तेलंगाना सरकार ने 2018 में लॉन्च किया था। इसके अंतर्गत क्या था, प्रत्येक किसान को प्रति फसल सीजन में 4000 रुपये प्रति एकड़ प्रदान किया जाता था कैश। उसके बाद राशि जो है सीधे बैंक खाते में भेजी जाती थी। उद्देश्य क्या था यह राशि प्रदान करने का, तो किसानों को बिना कर्ज लिए बीज, खाद और अन्य इनपुट खरीदने में मदद करता था। फिर है आपका कालिया स्कीम 2018-19 में। तो छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन कृषि मजदूरों को नगद सहायता, इसमें इनपुट सहायता, आजीविका सहायता और बीमा कवरेज शामिल था।
उनको पैसा दे दिया जाता था। उद्देश्य क्या था इस स्कीम का कि वह बीज खरीदे, खाद खरीदे या फिर अन्य इनपुट खरीदे। लेकिन अगर इन सब चीज को के लिए उनके पास ऑलरेडी पैसा है, तो ये पैसा तो उनको मिल रहा है, वो क्या कर सकते हैं, अपने घरेलू काम में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ उस पर ये नहीं था कि अगर आप पैसा ले रहे हैं तो आपको इसी चीज में लगाना है। फिर आगे जाके राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में भी इसी तरीके की नगद सहायता और सब्सिडी योजनाएं लागू हुई थी। तो देखिए, जितने भी स्कीम्स थे ये स्टेट वाइज थे, ये 2018 के ही टेन्योर में हो चुका था। इसीलिए इसको स्टार्टिंग में मैंने बोला कि यह लागू हो चुका था 2018 में, लेकिन ऑफिशियली नेशनल लेवल का जो है वह 2019 में लॉन्च किया गया था। इन योजनाओं ने साबित किया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है, डीबीटी, किसानों तक जल्दी और पारदर्शी तरीके से पहुंचता है। इन्हीं मॉडलों को मिलाकर पीएम किसान को राष्ट्रीय स्तर की योजना के रूप में 2019 में लॉन्च किया गया था, 24 फरवरी 2019 गोरखपुर से। आइए अब हम लोग देखते हैं किन लोगों को टारगेट किया गया था, यानी लक्षित क्षेत्र। तो शुरुआत में यह योजना केवल छोटे और सीमांत किसान परिवार तक ही सीमित थी, जिनकी खेती योग्य भूमि 2 हेक्टेयर तक की थी। मई 2019 में, ये बात हो रही है आपका फरवरी 2019 में, फिर मई 2019 में क्या किया गया, तो इसे सभी किसान परिवारों तक बढ़ाया गया, चाहे उनके पास कितनी भी जमीन हो। निम्नलिखित श्रेणियां अपात्र हैं, मतलब कि वह एक्सक्लूड किए जाते हैं पीएम किसान योजना से। कैसे लोग को एक्सक्लूड किया जाता है, तो संस्थागत भूमिधारी किसान, मतलब ऐसे किसान जो किसी इंस्टीट्यूशन का जमीन होल्ड करते हैं। दूसरा, संवैधानिक पदों के वर्तमान या फिर पूर्व पदाधिकारी। तीसरा, सरकारी सेवाओं के अधिकारी। ग्रुप डी और चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर जो भी सरकारी सेवाओं के अधिकारी हैं उनको इस स्कीम के तहत नहीं इंक्लूड किया जाता। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और भी कुछ प्रोफेशनल होते हैं, उनको इस स्कीम के तहत कवर नहीं किया जाता। अब इसका एप्लीकेशन एरिया कौन सा है, यानी अनुप्रयोग क्षेत्र। तो पीएम किसान केवल आय सहायता योजना नहीं है, बल्कि इसके कई अनुप्रयोग क्षेत्र हैं। ये कहने का मतलब कि सरकार सिर्फ इसलिए नहीं दे रही है कि आप खेती में लगाइए, बल्कि कई सारे चीज भी इससे एक्सपेक्ट कर रही है। जैसे कृषि निवेश, किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, खाद, कीटनाशक और उपकरण खरीदने में मदद करती है। घरेलू आवश्यकताएं, परिवार की जरूरतों को पूरा करने में सहायक, विशेषकर जब फसल खराब हो जाए। कर्ज पर निर्भरता कम करना, साहूकारों या फिर गैर औपचारिक स्रोतों के लिए जाने वाले कर्ज को घटाना। फिर है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। तो देखिए, नकद प्रवाह से, कैश फ्लो से क्या होगा, ग्रामीण बाजारों में खरीदारी और मांग बढ़ती है। और सबसे लास्ट में डीबीटी, पारदर्शिता बढ़ाना और बिचौलियों की भूमिका समाप्त करना। तो डीबीटी इसीलिए लाया गया था ना, ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना जिसके तहत जीरो बैलेंस पे लोगों का अकाउंट खुलवाया गया था, वह क्यों खुलवाया गया था? क्योंकि जो पहले फंड में पैसे आते थे, स्कीम में पैसे आते थे, वह डायरेक्ट बेनिफिशियरी के हाथ में नहीं जाता था, बल्कि एक चैनल के माध्यम से जाता था। तो करप्शन उसमें इन्वॉल्व था। अल्टीमेटली अगर वह 10 रुपया है स्कीम में, उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं, तो बेनिफिशियरी के पास पहुंचता था 4 रुपए, बाकी ये बीच में प्रसाद के रूप में बढ़ जाता था। लेकिन जब डीबीटी हो गया, उनका अकाउंट खुल गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो ट्रेजरी है, यहाँ से 10 रुपया अगर निकल रही है तो बेनिफिशियरी के अकाउंट में 10 रुपया ही पहुंच रही है, बीच में किसी और थर्ड पार्टी, किसी भी मीडिएटर के रूप में नहीं जा रही है। मीडिएटर कहने का मतलब कि जो बीच में संस्थाएं होती हैं उनके पास नहीं जा रही, अब डायरेक्ट ये बेनिफिशियरी के पास ही ट्रांसफर हो जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है पीएम किसान योजना का? तो सभी किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आय सहायता 3 समान किस्तों में, जो कि 2,000 रुपये प्रत्येक किस्त होगा, उसमें प्रदान किया जाता है। तो एक फाइनेंशियल ईयर में 6,000 रुपये की राशि दी जाती है किसान को, और ये 3 किस्त में 2,000 का 3 किस्त। किसानों को कृषि व घरेलू जरूरतों के लिए आर्थिक स्थिरता देना, किसानों की कर्ज पर निर्भरता और संकट को कम करना। तो जो ये कर्ज पे डिपेंडेंट होते हैं उस चीज को तो कम से कम कर रही है। किसानों को बेहतर उत्पादन हेतु गुणवत्तापूर्ण बीज, खाद और अन्य इनपुट में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना। अब आइए अगला स्कीम देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए, इसको इंग्लिश में भी यही यहाँ लिखा जाता है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, RKVY। इसकी शुरुआत हुई थी अगस्त 2007 में 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय, और भारत सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। किस मिनिस्ट्री के तहत? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इसको लागू किया जाता है। इससे जुड़ी हुई कुछ पूर्ववर्ती योजनाएं हम लोग देखते हैं, जैसे कि ये नाम से आप स्पष्ट हुई है, ये क्या है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये ओवरऑल एग्रीकल्चर को डेवलप करती है, लेकिन पहले जो भी स्कीम्स थी वह एक एक यूनिट को डेवलप करती थी, वो स्पेशलाइज थी। जैसे यहाँ देखिए, मैक्रो मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यह फसल उत्पादन और इनपुट पर केंद्रित थी।
फिर आई आपका इंटीग्रेटेड सीरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम। तो ये किस पे फोकस करती थी? धान, गेहूं और मोटे अनाज को बढ़ावा देती थी। फिर आया आपका राष्ट्रीय बागवानी मिशन यानी नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। तो ये फल और सब्जियों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता था इसके तहत। फिर आई आपका तिलहन एवं दलहन पर प्रौद्योगिकी मिशन। तो ये तिलहन और दलहन को के उत्पादन को बढ़ावा देना चाहती थी। वाटरशेड विकास कार्यक्रम, तो ये मिट्टी और जल संरक्षण के लिए स्पेशली थी। तो देखिए हर चीज अलग अलग, जो हर स्कीम है ये अलग अलग सेक्टर को टारगेट कर रही है, लेकिन ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो था, इन योजनाओं को एकीकृत करके राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाओं को राज्यों को और अधिक लचीलापन और स्वायत्तता यानी फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी देने के लिए बनाया गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें किन लोगों को टारगेट किया गया था। तो कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र, फसल, बागवानी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन। फोकस किनको किया गया था? तो छोटे और सीमांत किसान, ग्रामीण बेरोजगार युवा, कृषि उद्यमिता के माध्यम से, और राज्य सरकारें परियोजना आधारित कृषि योजना बनाने के हेतु। तो देखिए इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को भी फोकस किया गया था कि वह क्या करें, प्रोजेक्ट बेस्ड एग्रीकल्चर प्लानिंग करें, एग्रीकल्चर के लिए वह प्रोजेक्ट बनाए। चलिए इसका देखते हैं उद्देश्य। तो राज्यों में कृषि में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कैसे राज्यों को मोटिवेट करेगी कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए? देखिए जो सब्सिडी होती है वह कौन प्रोवाइड करती है? गवर्नमेंट ही। तो स्टेट गवर्नमेंट अगर अपने स्टेट में कर रही है तो एक तरीके का पब्लिक इन्वेस्टमेंट ही हो गया, सार्वजनिक निवेश। दूसरा है समग्र कृषि विकास सुनिश्चित करना एकीकृत परियोजनाओं के माध्यम से। तीसरा, कृषि और संबंध क्षेत्रों में यानी कि कृषि और एलाइड जो एक्टिविटीज होते हैं, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब वो संबंधित क्षेत्र हो गए, उसमें 4% तक वार्षिक वृद्धि दर हासिल करना। अगला क्या उद्देश्य है? तो राज्यों और जिलों को कृषि योजनाएं बनाने के लिए प्रेरित करना। फिर है नवाचार, मूल्य संवर्धन यानी वैल्यू एडिशन, और अवसंरचना विकास को बढ़ावा देना। और सबसे लास्ट में इसका क्या उद्देश्य है? तो जोखिम प्रबंधन को समर्थन और युवाओं में कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन देना। यह इसका क्लियर ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा की सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स। अब इसमें एक टॉपिक बच गया है, वह सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।